नमस्ते दीदिया। अब हम आगे हमारे अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की बहुत आवश्यकता होती है हमारे राज्य की विकास के लिए। और हम लोग क्या आपको मालूम है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है? पीछे हम देख रहे हैं सुंदर खेत है, पूरे लहराते हुए खेत है। और ये आप जानते हैं कि आपकी आजीविका की, आपकी ज़िंदगी की ये बुनियाद भी है, जिससे हम लोग अपनी आजीविका को भी बढ़ा सकते हैं और खाना पोषण से ही हमारे गुजारा भी, हमारी ज़िंदगी भी आगे बढ़ती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि एक तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पानी, नदियाँ बह रही है हमारे देश में, और पानी से ही हम, पानी पीने से ही हम लोग ज़िंदा रहेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे कीमती और सबसे मूल्य जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो है पानी, और ये प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम देखेंगे और हम देखते हैं कि वन भी हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि वन अगर नष्ट हो जाएगा तो हमारे पूरी ज़िंदगी भी पर बहुत बुरा असर होता है। और जितने भी आप अभी देखते हैं कि बाढ़ हो रही है या गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पर्यावरण का जो बदलाव हो रहा है ये पूरी जंगल को काटने के वजह से या वन को नष्ट करने के वजह से हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप देखेंगे कि ज़मीन जो है, वैसे ज़मीन का अलग अलग रूप भी होता है। खेत भी हो सकते हैं या पहाड़ी इलाका भी हो सकता है या रेगिस्तान की तरह डेसर्ट भी हो सकता है। तो पर ज़मीन की पहुंच और नियंत्रण हमारे विकास के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि ये ज़मीन की पहुंच हर गांव में, जैसे कि आपके गांव में देखेंगे, मुझे इसके लिए कहानी भी आपको बतानी है। तो मेरे को एक मौका मिला था कि मैं एक ब्लॉक में काम करूं जहां पे बहुत ज़्यादा शिशु मरण था। तो जब मैंने वहाँ काम शुरू किया तो पहले तो हमने ये प्राकृतिक संसाधन के मानचित्र भी बनाने की कोशिश की। इसका कारण ये था कि हाँ, हमको बहुत अचरज होता था कि कैसे एक जगह जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छा है और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ पे शिशु मरण कैसे हो सकता है। तो हमने देखे कि वहाँ पे बहुत ज़मीन है और इस ज़मीन में काफ़ी खेती हो सकती है, और वहाँ पे 5 प्रकार के खेत पंच कृषि करके खेती होती थी, जिसमें मोटा अनाज भी होता था और हमारे पल्सेस भी होते थे, और उसके अलावा सब्जियाँ और हरे पत्ते, और इन सब का साथ में एक ही जगह पर उपज होता था। तो इस जगह में इतना ज़्यादा उपज हो रहा है, और जब देखते थे तो पानी भी बहुत बह रही थी, यानी कि 4 नदियाँ थी उस जगह में, और वन उपज का बहुत प्रकार थे, और ये बहुत कीमती भी था वन उपज। तो उस जगह में जहाँ पे आदिवासी रहते थे, तो वहाँ पे कैसे इतना प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद वहाँ पे क्यों शिशु मरण हो रहा था, ये हम लोग समझने की कोशिश किया। तो वहाँ के आदिवासी दीदियों ने ये समझाया, दीदी कि हम आपको समझाएंगे कि कैसे प्राकृतिक संसाधन का एक मानचित्र हम लोग बना दे और आपको समझा दे। तो उन्होंने ये पहले समझाया कि आप पहले समझिए कि ज़मीन किसके कब्जे में है, यानी कि किसके पास सबसे अच्छा ज़मीन है, वो कौन इस्तेमाल करते हैं और किन के हाथ में है, वो पहले समझिए। तो हमने पूरे ब्लॉक में ये मानचित्र बनाते गए गांव-गांव में, तो हमको देखने को मिला कि न ये ज़मीन, अच्छा ज़मीन आदिवासियों के पास में है, न ये अच्छा ज़मीन जहाँ पे अच्छा उपज होता है वो महिलाओं के नाम पे है। ये पूरा
किसी और के नाम पे बन गए हैं, जो ज़मींदार है उनके नाम पे चले गए हैं। और सबसे खराब ज़मीन जो पहाड़ के ऊपर है वो आदिवासियों के पास में है या महिलाओं के पास में है, जहाँ कम उपज होती है। तो ज़मीन का नियंत्रण और पहुँच नहीं है। उसी तरह से हमको अब आप देखेंगे कि मैं पानी की बात करना चाहती हूँ। पानी का भी आप देखेंगे कि अलग अलग रूप है। पानी समुद्र की तरह भी हो सकता है, पानी नदी के रूप में भी, या कुआं में या तालाब में, नहर में, अलग अलग प्रकार से अब पानी आपको मिलेगा। पर अब पानी में क्या हो रहा था वहाँ पे, जैसे मैं कहानी बता रही हूँ, पानी में ये हो रहा था कि वहाँ पे 4 नदियाँ बह रही थी, पर ये पानी आदिवासी समुदाय जहाँ पे शिशु मरण बहुत ज़्यादा था वहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं रही थी, क्योंकि एक जो बड़ा नदी था उसके ऊपर बांध बना के उस पानी को बड़े शहर में भेज दिया था, उसको डाइवर्ट कर दिया था। दूसरी जो नदी थी वो भी काफ़ी बड़ी थी और उसी पर भी बांध बना के उसको दूसरे शहर में भेज दिया था। तो वहाँ के जितने आदिवासी लोग थे वो उनको पानी नहीं मिल रहा था, और वो जितनी छोटी छोटी जो झील की तरह पानी आती थी उसमें से प्रदूषित पानी भी हो जाता था, और इसमें ये डायरेक्टली ये लोग उसको ले लेते थे और यही महिलाएं पीती थी। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस पानी को बिना उबाले, बिना उसका ट्रीटमेंट किए इसको पीते थे, और पानी उनको पर्याप्त मात्रा में भी उनको नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि शिशु मरण का ये बढ़ रहा है। तो ये दूसरी बात समझने की। अब हमने जंगल का जो देखा, वन उपज, तो ये जगह जैसे मैंने बोला कि पूरा वन था, तो इतना ज़्यादा वन का ज़मीन था 854 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, तो वहाँ पे बहुत सारे कीमती वन उपज थे और इसकी बिक्री से भी वो लाखों रुपया कमा सकते थे। पर ये पूरा वन का जो उपज था वो जो बीच वाले हैं वो लेके जाते थे वेंडर्स और वो बेचते थे। तो यहाँ पे महिलाएं या आदिवासी लोग जो इसको चुनते थे उनको बहुत कम दाम मिलती थी। अगर एक दवाई पर, एक औषध पर अगर 12 रुपया उनको मिलता था, तो ये दवाई के फैक्ट्री में जो जहाँ पे औषध बनते हैं वहाँ पे उसको 90 रुपये में बेचते थे। तो इतना बड़ा मार्जिन था, और जिसके वजह से हम देखते हैं कि ये लोग आजीविका उनकी बहुत बड़ा तरीके से उनके आजीविका पर असर पड़ा था, क्योंकि ना तो वो उनके पास अच्छा ज़मीन रह गया था, ना उनके पास वन उपज का पहुंच था, न उनके पास इतने अच्छे नदियाँ, यानी कि 4 नदियाँ बहने के बावजूद भी उनको पानी का पहुंच नहीं था। तो किस तरह से यहाँ पे हमारे सामने ये पूरी कहानी से ये समझ बनती है कि आपके पास में, अगर आपके पास में प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच नहीं है तो कैसे आप गरीब हो सकते हैं और वंचित रह सकते हैं, और आप विकास से कैसे वंचित हो सकते हैं। तो हम जब देखेंगे कि हमारे गांवों में जो वंचित समुदाय है, जैसे कि आदिवासी है या दलित है या हमारी महिलाएं हैं, न उनके नाम पे ज़मीन है, न ज़मीन की ठीक तरह से पहुंच है, और पानी में भी जैसे कि तालाब हो, अगर वहाँ पे मछली पालन करना हो तो भी कभी कभी दलित महिलाओं को जो सार्वजनिक ज़मीन है उसकी भी पहुंच नहीं है, और वहाँ पे वो अगर मछली पालन करना चाहती है और आजीविका बढ़ाना चाहती है तो वो भी नहीं कर पाती है हमेशा, क्योंकि वहाँ पे भी दबंग लोगों के कंट्रोल में ये होता है या उनका नियंत्रण में होता है। उसी तरह से वन उपज का संग्रह तो पूरे वो लोग करते हैं, पर जब बेचने की बारी आती है तो वो दूसरे लोगों के हाथ में चली जाती है, और उसका पूरा लाभ हमारे बीच में जो वेंडर्स है वो लोग लेके जाते हैं। और जब तक ज़मीन की या प्राकृतिक संसाधनों की पहुंच हमारे गरीब लोगों तक एक जैसे नहीं पहुंचे, आदिवासी, दलित, महिलाओं तक इसकी पहुंच नहीं हो,
तब तक हम लोग एक समान उनका विकास नहीं कर पाएंगे। तो इससे हम लोग, हमारे सामने ये एक सत्र से ये समझ होना है कि हम लोग अलग अलग कार्यक्रम से, भले ही वो मनरेगा हो या एनआरएलएम के कार्यक्रम हो, हम किस तरह से हमारे पहुंच को इन संसाधनों में बढ़ा सकते हैं।